साइंस 2010 पेपर सोल्यूशन। और ये होगा पार्ट थर्ड। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से इस पार्ट थर्ड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आपका केमिस्ट्री से है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है आपका कि अभिक्रिया 2N2O5 इज इक्वल टू द 4NO2 प्लस O2 में यदि आपका दे रखा है इधर रेट D(N2O5) अपॉन dt इज इक्वल टू द K1N2O5, DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू द K2N2O5 और DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू द K3N2O5, तो K1 K2 एवं K3 में क्या संबंध है, ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप रेट लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, रिएक्शन की रेट लिख रहे हो, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, इधर क्या है, प्रोडक्ट है। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है। तो जब आप रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो उसको रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस होता है वो, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नेगेटिव लगाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे मिस है, नहीं लगाया है, कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को देख के रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखना है। तो रिएक्शन आपकी क्या है, रिएक्शन पहले आप यहाँ साइड में लिखेंगे 2N2O5 इज इक्वल टू द 2N2O5 इज इक्वल टू द 4NO2 प्लस O2, यही रिएक्शन है। अब इसका ऑफ रेट लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस, और रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसका हो जाएगा -12 स्टोइकियोमेट्री 1 करके हो जाता है, तो -1/2 D(N2O5) अपॉन dt इक्वल टू प्रोडक्ट का जब रेट लिखते हो तो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है पॉजिटिव में रहता है, स्टोइकियोमेट्री 1/, तो 1/4 स्टोइकियोमेट्री 4 रहता है, 1/4 DNO2 अपॉन dt। ऐसे ऑक्सीजन का लिखेंगे तो लिखेंगे DO2 अपॉन dt, DO2 अपॉन dt। अब आपके क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है D(N2O5) अपॉन dt की वैल्यू दे रखा है, और इधर देखिए ये आपकी वैल्यू दे रखा है, सबकी वैल्यू दे रखा है। D(N2O5) अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पुट अप करना है आपको, K1N2O5, फिर ऐसे DNO2 अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, K2N2O5, DO2 अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, K3N2O5। पुटअप करेंगे तो 1/2 K1N2O5, ऐसे 1/4 DNO2 अपॉन dt के स्थान पर K2N2O5, K2N2O5, इधर DO2 अपॉन D3 के स्थान पर K3N2O5। अब यहाँ पे N2O5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, K1/2 K2/4 इक्वल टू द K3। अब सब में जो हर में जो सब वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो उसका मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, तो यानी इस पूरे होल में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई। इस 4 को हम हटा देते हैं। फिर अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या बचेगा, 2K1 इज इक्वल टू द K2, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, और इज इक्वल टू द 4K3। अब ऐसा आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 2K1 इज इक्वल टू द K2 इज इक्वल टू द 4K3, तो आपका 2K1 इज इक्वल टू द K2 इज इक्वल टू द 4K3 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो 26 का आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको, 26 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रखा है 27। यहाँ पे MA MB MC MD ये दे रखा है आपका इलेक्ट्रोलाइट, और इसका दे रखा है विलेयता गुणनफल। तो MA MB MC MD के विलेयता गुणनफल आपका दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है रिस्पेक्ट क्रम से 1.8 × 10 के पावर -10, 4 × 10 के पावर -3, 4 × 10 के पावर -8 एवं 6 × 10 के पावर -5 है। यदि 0.01 m का mx विलयन बूंद बूंद एक मिश्रित घोल जिसमें A B व CD
ए बी सी एवं डी आयन उपस्थित है तो कौन सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा, यानी किसका प्रेसिपिटेट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आपका एम है उसका कंसंट्रेशन चारों में, मतलब एम ए एम बी एम सी एम डी चारों में बराबर है, 0.01 ही है। अब जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है उसमें, तो इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट लगाना है जिसका आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे कम उसका पीपीटी सबसे पहले बनेगा। तो इसमें देख लीजिए विलेता गुणन फल की वैल्यू सबसे कम किसकी है, तो आप चेक करेंगे तो सबसे कम जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻10, ये सबसे कम है, सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यही है। तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना छोटा वो पीपीटी सबसे पहले देखा, मतलब उसका अवक्षेप पहले बन जाएगा। तो यही आपका एम जो होगा यही आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अवक्षेपित होगा। ठीक है, ये आपका था आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, इसके बारे में देख सकते हैं। एक चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट अगर दोनों अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट मतलब KSP और IP दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपका जो सोल्यूशन रहेगा वो सोल्यूशन सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, मतलब वो सेचुरेटेड टाइप का सोल्यूशन होगा। ठीक है, सोल्यूशन सेचुरेटेड होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है या कम है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा वो अनसेचुरेटेड होगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड होगा, मोर ऑफ सब्सटेंस इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, तो ये अनसेचुरेटेड होगा। ये आपका क्या रहेगा, सेचुरेटेड होगा, सेचुरेटेड। ये अनसेचुरेटेड रहेगा, अनसेचुरेटेड रहेगा। और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा वो सुपर सेचुरेटेड होगा, सुपर सेचुरेटेड होगा। चलिए आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो वहाँ आपका मतलब क्लियर कट वहाँ पे दिया ही हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 आपसे पूछ रखा है Fe2+ आयन को FeCN6 3- आयन में मिलाने पर नीला रंग आता है, इस नीले रंग को क्या कहते हैं, तो इस नीले रंग को टर्नबुल्स बॉल कहते हैं, टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं। ठीक है, टर्नबुल्स ब्लू मतलब आप Fe2+ आयन को जब आप मिक्स करते हो FeCN6 3- में, तो यहाँ पे एक आपका कॉम्प्लेक्स बनता है ब्लू कलर का, और इस ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है टर्नबल ब्लू बोलते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो टर्नबल ब्लू कलर का, मतलब ब्लू कलर का होगा, बोलते हैं उसको कॉमनली टर्नबल ब्लू बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न अम्लों को उनकी घटती अम्लता के क्रम में लिखा गया है तो सही क्रम बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे बताना है। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे इसको, देखिए आपको दे रखा है जो कंपाउंड दे रखा है, पहला वाला दे रखा है ClOH, दूसरा वाला दे रखा है BrOH, और तीसरा वाला दे रखा है आपका आयोडीन OH। ठीक है, अब इसमें OH तो ग्रुप डिसाइड नहीं करेंगे एसिडिटी का, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन डिसाइड करेंगे, क्योंकि OH तो OH सेम है। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं, जो एसिडिटी है मतलब अम्लीयता जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप के या -I ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, फिर से सुन लीजिए, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप या -I ग्रुप, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या +I ग्रुप। तो आपका अगर देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब ये हैलोजन है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप या -I होता है वो फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होता है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप या -I इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। तो सबसे स्ट्रांग क्लोरीन हो जाएगा, एसिडिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन वाले की हो जाएगी, इसकी फर्स्ट की, देन सेकंड की ब्रोमीन वाले की, और सबसे कम किसकी, आयोडीन वाले की। ठीक, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिटी फर्स्ट की, देन सेकंड की, देन थर्ड की। ये है आपका GOC का क्वेश्चन। अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड मान रहे हो तो कौन सा बन जाएगा,
घटते क्रम में पूछा, घटते क्रम में था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। चलिए, और कई तरीके होते हैं आपका इसको निकालने का। अब ये है क्या, जो ये ClOH BrOH लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए आपका एसिड है, ठीक है। आपका जब हाइलो एसिड पढ़ेंगे आप लोग तो ClOH HBrO, ठीक है, HIO, ठीक है, तो वही है आपका हैलोजन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐसे निकालेंगे 29 का आपका। इसको GOC से मान सकते हैं, P ब्लॉक का भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इजी क्वेश्चन है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड से। तो इसमें मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसका आंसर बोलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। कुछ इसमें लिखूँगा, टाइम आपका बिना वजह का टाइम किल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रखा है सिंपल सा, निम्न में कौन हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। देखिए, हाइड्रोजन के टोटल टोटल 3 समस्थानिक है, 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, प्रोटियम 1s1, ड्यूटेरियम 1s2, ट्राइटियम 1s3। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। इसमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में से ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, याद होना चाहिए। तो आपका 1s3 यानी कि रेडियो जो ट्राइटियम है वो 1s3 है, तो 1s3 आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ठीक है। अब अगर इसमें और क्वेश्चन पूछता है इससे कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आप लोग हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं A बराबर Z+N से, तो उससे आप यहाँ से निकाल सकते हो। एटॉमिक मास इक्वल टू द Z+N होता है, तो वहाँ से आप प्रोटॉन तो आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों में एक एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी तीनों में एक एक ही है। न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है और ट्राइटियम में 2 है। तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो 30 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1s3 आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपका फिजिक्स से फिर से आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछ रखा है कि लेंज का नियम निम्न में से किस संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो आपका लेंज लॉ जो है वो लेंज लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पर बेस्ड है, तो लेंज लॉ आपका किस पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर लेंज लॉ आधारित है। लेंज लॉ किस पर है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा, तो किस संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 32, ये 2 कथन दे रखे हैं, उस पर विचार करना, फिर बताना कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो फर्स्ट कथन आपका दे रखा है, चोक कुंडली का एक उच्च प्रेरकत्व कुंडली, ये सही बात है कि जो आपका चोक कॉइल होता है उसका हाई इंडक्टेंस होता है, ठीक है। हाई इंडक्टेंस कॉइल होती है चोक कॉइल में, जो कॉइल होती है, तो करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, चोक कुंडली में ऊर्जा क्षय करीब करीब नगण्य होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी सत्य है, क्योंकि जो चोक कॉइल होती है उसमें रेजिस्टेंस नहीं, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है चोक कॉइल में। इसी वजह से चोक कॉइल में एनर्जी जो होती है वो भी, जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी नगण्य होती है। यानी 32 का आपका दोनों कथन सत्य है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चाल की दोगुनी हो जाती है। अच्छा, यानी कि आपको टेम्परेचर बताना है, वो टेम्परेचर बताना है जिस पर आपका जो ध्वनि की चाल है वो दोगुनी हो जा रही है, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 मैं मान ले रहा हूँ, आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, यानी इसमें आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन, ओके। उसके बाद आपको बताना है कि किस ताप पर ध्वनि की चाल की दोगुनी, मतलब अगर V1 आपका V है तो V2 आपका 2V हो जा रहा है, तो इसी जब V2 आप V से 2V हो रहा है तो T1 बढ़ के कितना T2 कितना होगा, ये आपको बताना है। तो हमको ये फार्मूला पता है, V बराबर √3RT/m या √γ/RT/m, इससे हम अप्लाई करके निकाल लेंगे, √3RT/m या √γ/RT/m,
ठीक। यहाँ पे आप आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम जो है मॉलिक्यूलर मास है, टी जो वी है स्पीड ऑफ द साउंड है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी आता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू द अंडर रूट T1/T2। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो V1 की वैल्यू V ही है, V2 की वैल्यू 2V है, T1 की वैल्यू 3 से है, T2 हमको निकालना ही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पहले V तो V कट जाएगा, कैंसिल आउट, 1/2 यहाँ पे बचेगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 300/T2, T2 इज इक्वल टू 600, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 600 केल्विन। अब इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 600 को आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक मिनट, वेरी सॉरी, एक यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इसका भी तो स्क्वायर है ना, 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 है ना यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये तो उतना ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा, 600 नहीं बल्कि 4×3=12, 1200 केल्विन आ जाएगा। अब इस 1200 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका 1200 माइनस 273, 1200 में से 273 आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 927, अप्रॉक्सीमेटली 927 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ जाएगा T2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका 33 का ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, आपको सिंपल सा V बराबर √3RT/m फार्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ये वाला फार्मूला √3RT/m या √γ/RT/m लगा के ये रिलेशन सिंपल सा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T लगाना है, उसके बाद फिर डाटा पुट अप करके कैलकुलेट कर लेना है T2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका पूछ रखा है, किसी धातु के A1 ग्राम के ऑक्सीकरण पर, कोई धातु है, मान लो कोई मेटल है, इसको मैं मान लिया M, उसका ग्राम A1 ग्राम दिया है, इसका ऑक्सीकरण करने पर A2 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, मतलब मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है A2 ग्राम। तो धातु का तुल्यांकी भार बताना है, तो धातु का आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है। अब हमको इक्विवेलेंट वेट पता है, मेटल ऑक्साइड के केस में इक्विवेलेंट वेट होता है, वैसे होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस ही होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर या बैलेंस ही होता है। बट यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का केस है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ द ऑक्सीजन, वेट ऑफ द ऑक्सीजन, ये आपका वेट ऑफ द मेटल हो जाएगा, वेट ऑफ द मेटल एंड वेट ऑफ द ऑक्सीजन इंटू 8। अब इसको अगर आप करेंगे, बात वही हुई, आप लिखेंगे एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी या मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी, तो यही निकल के आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी से निकालेंगे तो ये आएगा वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ द ऑक्सीजन इंटू 8। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जब आप वेट ऑफ द ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये एक फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड का मास रहेगा वो माइनस मास ऑफ द एलिमेंट या मास ऑफ द मेटल। तो मास ऑफ द मेटल है वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू द मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड A2 माइनस मास ऑफ द मेटल A1। तो आपको मास ऑफ ये रखना है, अब वेट ऑफ द मेटल पता है ये A1 है, इंटू 8 करना है, बस इसमें आप रखना A1 अपॉन A2 माइनस A1 इंटू 8 हो जाएगा इसका, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 34 का A। मैं फिर से अगेन यहाँ पे बोलूँगा, आप रेफरेंस बुक को ही फॉलो करिएगा, सीधे सोल्यूशन में मत जाइएगा। ठीक है,
तो आप बुक से देखेंगे, किसी अच्छे नोट से या किसी अच्छी बुक से देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द, आप सीधे से देखेंगे या सर्च करेंगे इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट आप मेटल ऑक्साइड का कैसे डिटरमाइन करोगे वो चीज़ आप देखोगे। देखो कोई बुक या कोई नोट्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अनसॉल्व के सोल्यूशन में या किसी ऐसे ऐसे नहीं, आपको मतलब मिस प्रिंटिंग काफ़ी मिलेगी, तो उस पर आपको बिलीव, पूरा ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है कि नहीं बस वही चीज़ माननी है, तो ये आपका चीज़ ये हो जाएगा। तो 34 का 1 हो गया। कैसे करना है आपको, सिंपल सा, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ द ऑक्सीजन इंटू 8 इंटू 8 करना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल सा क्वेश्चन है आपका केमिकल बॉन्डिंग से। 34 आपका मोल कॉन्सेप्ट था, 35 आपका केमिकल बॉन्डिंग से पूछा है कि निम्न में किनका बॉन्ड ऑर्डर समान है, किनका बॉन्ड ऑर्डर समान है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, पहले तो फार्मूला आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है NB माइनस NA अपॉन 2, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। जब आप यह मोटी पढ़ते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर ये लगाओगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। सीधे ट्रिक लगाते हैं हम लोग, ट्रिक जो हम जानते हैं। ट्रिक आपको पता होगा कि अगर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आयन में कितने हैं, आयन या मॉलिक्यूल में 14 है, 14 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और उसके आप ऊपर जाते हैं या उसके नीचे जाते हैं तो 0.5 आप डिक्रीज करते जाते हैं। तो यही रूल लगा के हमको ये बॉन्ड ऑर्डर देखना है। चलिए देखते हैं। आपका दे रखा है क्या क्या, CN माइनस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कितना है, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, एक निगेटिव लगा तो ऐड कर देंगे, 6 7 13 1 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। नेक्स्ट दे रखा है O2 माइनस, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस लगा हुआ तो जुड़ जाएगा 16 1 17। 17 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 14 का 3 है, 15 का 2.5 हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा, 17 का 1.5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 आ जाएगा। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। NO प्लस में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, एक पॉजिटिव लगा है तो घट जाएगा, 8 7 15 1 14, 15 में से एक गया 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आ जाएगा। लास्ट CN प्लस का निकालते हैं। CN प्लस का अगर आप देखेंगे तो कितना जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, एक पॉजिटिव लगा है तो घट जाएगा, 7 6 13 1 12, 14 का 3, 13 का 2.5 और 12 का 2। तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम आ रहा है, एक तो ये और दूसरा ये, यानी कि CN माइनस और NO प्लस, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 3 सिमिलर आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में 14 14 मतलब 14 14 ही आ रहे हैं। यानी आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से, 35 का CN माइनस एक बॉन्ड ऑर्डर 3 है और दूसरा का कौन सा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा था, एक CN NO प्लस का, CN माइनस और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 3 यानी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो 35 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये अप्लाई होगा 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से लेके 20 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर, कीप सपोर्ट। इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम तो करेंगे ही, 2000 जितने पेपर हैं आपके UP TGT साइंस 2001 से लेके 2016 तक के सारे अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड वीडियो करेंगे यूट्यूब पर। बट प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ी सी क्या होता है, मोटिवेशन मिल जाता है और फुल एनर्जी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सोल्यूशन। इनके अलावा हो सकता है अगर 1K सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिया, ठीक है, शेयर करके किसी भी तरह, तो फिर थ्योरी का भी वीडियो, थ्योरी वाला सीरीज भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कैसे करना, सिर्फ सब्सक्राइब करके, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपका ये दे रखा है, ये एल्केन है और ये रीजेंट है। रीजेंट का आपको वर्क पता होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नहीं अगर वर्क पता रहता है तो क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है करने में। तो AlCl3HCl जो होता है ये एक आइसोमेराइजेशन रीजेंट है, आइसोमेराइजेशन करता है, ठीक है। जब आप किसी एल्केन को, अनब्रांच एल्केन हो या ब्रांच एल्केन हो, अगर अनब्रांच एल्केन है, अगर आप अनब्रांच एल्केन को हीट कर रहे हो AlCl3HCl के साथ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स या 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, तो वो अनब्रांच एल्केन को क्या करता है, ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट करता है। और अगर ब्रांच एल्केन है तो उसको और ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट कर देगा वो AlCl3HCl,
यानी कि ये क्या करता है, ब्रांचिंग, एल्केन में ब्रांचिंग करता है। अगर ब्रांचिंग कम है तो ब्रांचिंग ज़्यादा कर देगा, अगर ब्रांचिंग नहीं है, अगर अनब्रांच है तो उसको ब्रांच कर देगा। तो ये आइसोमराइजेशन रीजेंट है, आइसोमराइजेशन करता है ये। ओके, तो जैसे आपका यहाँ पे जो ये आपका कंपाउंड है, जो एल्केन है आपका, आप इसको नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन है ना, तो 2 मिथाइल पेंटेन को ये कन्वर्ट करेगा। आप ब्रांचिंग इसकी करेंगे, कितनी ब्रांचिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो पहले तो आप, ये तो ब्रांचिंग है इसमें ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रांचिंग कर सकते हैं, टोटल 6 कार्बन है ना, ये आप कर सकते हैं। ये जो आपका 1 2 जो थर्ड वाला कार्बन है, ये थर्ड वाले कार्बन पे इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये 36 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि बस ब्रांचिंग में, तो उसको आपको ब्रांच में कन्वर्ट करना है। और अनब्रांच होता तो आप क्या कर देते, ब्रांच कर देते, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है ब्यूटेन। अगर आप AlCl3 HCl के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, ब्रांचिंग कर देगा। ब्रांचिंग करके क्या बना देगा, ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 36 से बताते हैं 37 पर। 37 आपका कुछ दे रखा है, किसी रेडियोएक्टिव तत्व ए विघटन कर 2 तत्वों बी एवं सी देता है। यदि बी हीलियम है और सी एक तत्व है तो जिसकी परमाणु क्रमांक 90 एवं परमाणु द्रव्यमान 234 है, तो तत्व ए है। यानी कि यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है जिसका डिसइंटीग्रेशन किया जाता है तो 2 एलिमेंट देता है बी और सी, 2 एलिमेंट देता है बी और सी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी अगर हीलियम है, बी हीलियम है और सी आपका एक एलिमेंट है जिसका नाम नहीं पता है, सिर्फ ये एलिमेंट है ये, चलो मैं इसको एलिमेंट ई मान लेता हूँ, सी को एलिमेंट ई मान लिया। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ 90, परमाणु क्रमांक 90, और परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 234। तो पूछा है तत्व ए, इस तत्व, ये तत्व कौन सा, ये आपको बताना है। तो हीलियम का आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार नहीं पता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पता है ना, कितना है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। बस आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, 90 2 92, 234 4 238 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 92 ए 238। अब आप उस एलिमेंट को देखिए चारों ऑप्शन में से कि किसका जो है परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है। तो 92 आपका यूरेनियम है और किसी में 92 तो है नहीं, तो उसे रूल आउट हो गया। और यूरेनियम 234 बल्कि 238 होना चाहिए था। फिलहाल आप परमाणु क्रमांक से ही पकड़ लेंगे तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 92 यूरेनियम 238, 34 नहीं 238, यहाँ पे 238 होगा, ठीक है। तो ये आपका 37 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं।